नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस बेहतरीन पेशकश में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी इस खबर ने राजनीति और कानून दोनों को हिलाकर रख दिया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और भवानीपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती दी है। ये सीट राज्य की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक मानी जाती है, जहां हर चुनाव पर पूरे देश की नजर रहती है। सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में चुनाव प्रक्रिया और नतीजों पर सवाल उठाए हैं, यानी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मतदान और मतगणना के दौरान कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। भवानीपुर सीट पर हुए चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में यह नतीजा काफी चौंकाने वाला माना गया और इस हार के बाद टीएमसी के भीतर भी चर्चा तेज हो गई थी और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठने लगे थे। अब ममता बनर्जी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद यह मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई में बदल गया है और अदालत अब इस पूरे चुनाव से जुड़े दस्तावेज, मतदान प्रक्रिया और मतगणना रिकॉर्ड की जांच कर सकती है और अगर कोर्ट को किसी तरह की अनियमितता का संदेह होता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई भी संभव है। और इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव परिणाम को स्वीकार करने के बजाय उसे कोर्ट में चुनौती देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, जबकि टीएमसी का कहना है कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की आशंका हो तो न्यायिक समीक्षा जरूरी है। हक है आपका। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ी है बल्कि पार्टी की ताकत का भी प्रतीक रही है। हाईकोर्ट में अब इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई होगी, जिसके बाद अदालत ये तय करेगी कि मामले की विस्तृत जांच की जरूरत है या नहीं। यदि मामला आगे बढ़ता है तो चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों से भी जवाब मांगा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखती है और इसी भरोसे के तहत ये कानूनी जो है कदम उठाया गया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि ये मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है, ये वक्त बताएगा। और विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की कमजोरी के रूप में पेश कर रहा है, जबकि टीएमसी इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है। तो कुल मिलाकर भवानीपुर जो चुनाव हुआ था उसके परिणाम को लेकर शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ लेती दिख रही है। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यही तय होगा कि यह मामला आगे कितना गंभीर रूप लेता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं मध्य पूर्व तनाव की। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी थी, लेकिन अब एक नई बात सामने आई है। जिस मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल हमेशा एक साथ नजर आते थे, उसी ईरान मामले में अब दोनों देशों के नेताओं के बीच मतभेद दिखने लगे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सोच इस समय अलग अलग दिखाई दे रही है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस घटनाक्रम पर टिकी हुई है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर दबाव बना रहे थे। दोनों देशों का मानना था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी बढ़ती ताकत को रोकना जरूरी है, लेकिन हाल ही में ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इजराइल को हैरान कर दिया। ट्रंप अब ईरान के साथ बातचीत और समझौते के जरिए तनाव कम करना चाहता है और खबरों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और शांति को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है और यहीं से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद शुरू हो गए हैं। इजराइल चाहता है कि ईरान पर और ज़्यादा दबाव बनाया जाए ताकि वो पूरी तरह कमज़ोर हो जाए, लेकिन ट्रंप का मानना है कि लगातार युद्ध किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता और वो बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहते हैं और मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू को डर है कि अगर ईरान के साथ जल्द समझौता हो गया तो ईरान फिर से मजबूत हो सकता है
और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता उसकी सुरक्षा है। इसलिए वो चाहता है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम है और उसके सहयोगी संगठन है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी तरफ ट्रंप साहब का भी ध्यान अब युद्ध खत्म करने पर है, क्योंकि आर्थिक जो असफलता देखने को मिल रही है, कूटनीतिक असफलता देखने को मिल रही है, उसको भी तो पलटना है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन अंदर खाने कई मुद्दों पर इनकी राय अलग है। नेतन्याहू ने भी माना है कि हर मामले में उनकी और ट्रंप की सोच एक जैसी नहीं है, और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है तो क्या इजराइल उसे स्वीकार कर लेगा या फिर वो अपनी अलग रणनीति बनाएगा? ये सवाल अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि इजराइल साफ कह चुका है कि अपनी सुरक्षा के मामले में वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता, जोखिम वो नहीं उठाएगा। फिलहाल स्थिति ये है कि ट्रंप शांति और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू अभी भी ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं और वो भी रखना भी चाहते हैं। और यही सोच का अंतर आज अमेरिका और इजराइल के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। और आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मतभेद सिर्फ रणनीति तक सीमित रहता है या फिर दोनों देशों के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बने राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बाद अब जांच तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अयोध्या पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। टीम ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और उन जगहों का जायजा लिया जहां दान पेटियों की गिनती की जाती है। बताया जा रहा है कि दान की रकम में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद यह मामला सुर्खियों में आया और आरोप है कि मंदिर में आने वाले दान की राशि में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हो सकती है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है और इस टीम को पूरे मामले की जांच कर जल्दी रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच के दौरान एसआईटी ने मंदिर परिसर में मौजूद दान पेटियों, कैश काउंटिंग सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि दान की राशि को जमा करने, गिनने और सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई। साथ ही उन कर्मचारियों और अधिकारियों से भी पूछताछ की जा सकती है जो इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हैं। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि वो खुद चाहता है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी तरह की अफवाहों पर विराम लगाया जा सके। ट्रस्ट ने साफ कहा है कि जांच से ही पता चलेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियां पैसों के पूरे रिकॉर्ड और मनी ट्रेल पर खास नजर रख रही हैं, यानी दान पेटियों से निकली रकम कहां गई, किसके पास पहुंची, उसका हिसाब किताब सही तरीके से दर्ज हुआ या नहीं, इसकी गहराई से पड़ताल की जाएगी। और कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि जांच के दौरान कुछ लोगों पर शक जताया गया है और उनसे जुड़े पहलुओं की भी जांच की जा रही है। राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे में दान की राशि से जुड़ा कोई भी विवाद स्वाभाविक रूप से लोगों की चिंता बढ़ा देता है। तो यही वजह है कि इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठ रही है। श्रद्धालु भी चाहते हैं कि सच जो है वो जल्द सामने आए और अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। अब सबकी नज़र जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। ये रिपोर्ट तय करेगी कि दान की राशि में गड़बड़ी के आरोप सही है या फिर सिर्फ अफवाह और गलतफहमी का मामला है। लेकिन एक बात साफ है, राम मंदिर से जुड़ा ये मामला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी मानी जा रही है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर और फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 2027 में चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव में अभी समय है लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि मायावती एक बार फिर अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के सहारे यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी कर रही हैं।
दरअसल पिछले कुछ समय से मायावती लगातार पार्टी संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही हैं। उन्होंने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, नए चेहरों को मौका देने और सभी वर्गों तक पहुंच बनाने का अभियान शुरू किया है। उनका लक्ष्य है सिर्फ दलित वोट बैंक तक सीमित न रहना, बल्कि दलित के साथ ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और सभी समुदाय को साथ जोड़ के कोशिश की जा रही है यहाँ पर साथ लेके चलने की। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीएसपी अपने पारंपरिक दलित वोटों को संभालने में सफल रहती है तो साथ में कुछ अन्य वर्गों का भी समर्थन हासिल करना चाहिए, और अगर ये हुआ तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के वोट बैंक पर पड़ सकता है। खासकर समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मायावती चुनौती देने की कोशिश कर रही हैं, और यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी पर जो है बीएसपी हमलावर नजर आ रही है। मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2027 का चुनाव किसी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले लड़ेंगी, और उनका कहना है कि पिछले गठबंधनों ने उनसे जो है बीएसपी को अपेक्षित फायदा नहीं मिला और पार्टी का वोट दूसरे दलों को भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन बदले में बीएसपी को उतना लाभ नहीं मिला। इसलिए इस बार पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि मायावती का निशाना इस समय समाजवादी पार्टी पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। कई मौकों पर उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी पर उनका रुख पहले की तुलना में कुछ नरम माना जा रहा है। हालांकि वो केंद्र सरकार की कई नीतियों की आलोचना भी करती रहती हैं, और राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि ये रणनीति बीएसपी को एक अलग पहचान देने और खुद को तीसरे मजबूत विकल्प के साथ जो है उस रूप में पेश करने की कोशिश हो सकती है। 2027 का चुनाव यूपी की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने का सपना देख रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन अगर मायावती का नया प्लान जमीन पर सफल हो जाता है तो मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं रहेगा, बीएसपी भी इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना सकती है और कई सीटों पर जीत हार का गणित बदल सकता है। फिलहाल चुनाव में अभी समय है, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है, मायावती ने 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है और उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये दांव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के समीकरण को कितना प्रभावित करता है और क्या बीएसपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा खेल कर पाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। एक वायरल वीडियो को लेकर शुरू हुआ मामला अब धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पंजाब की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई है। पूरा विवाद एक कथित वायरल वीडियो से जुड़ा है। इस वीडियो को लेकर आरोप लगाया गया कि इसमें ऐसी गतिविधियां दिखाई गई है जिसे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। शुरुआत से ही मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वीडियो को फर्जी बताते रहे हैं। उनका कहना था कि ये वीडियो असली नहीं है और संभव है कि इसे एडिट किया गया हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से बनाया गया हो। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब श्री अकाल तख्त साहिब में हुई बैठक के बाद सिख धर्म गुरुओं ने भगवंत मान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गगरज ने उनकी अगुवाई में बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया गया। और इतना ही नहीं, सिख समुदाय से उनसे दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई। और इस फैसले के बाद भगवंत मान की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि उन्होंने कभी भी किसी धार्मिक संस्था या गुरु साहिब का अपमान नहीं किया है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है और कुछ लोग इस विवाद का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी मुख्यमंत्री के समर्थन में खुलकर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि जिन फोरेंसिक रिपोर्टों का हवाला दिया जा रहा है उनमें यह साबित नहीं हुआ कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वास्तव में भगवंत मान है या नहीं। पार्टी का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने लाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों उन्होंने भगवंत मान से इस्तीफे की मांग कर दी है। उनका कहना है कि जब सिख की सर्वोच्च धार्मिक संस्था ने इतना गंभीर फैसला लिया है तो मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ देना चाहिए।
मामला यही नहीं रुका। अकाल तख्त ने पंजाब कैबिनेट के मंत्री और उन विधायकों को भी तलब किया है जो हाल ही में धार्मिक मामलों से जुड़े कानूनों में समर्थन में खड़े थे। इससे साफ है कि यह विवाद केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब इसका असर पंजाब की राजनीति और धार्मिक संस्थाओं के रिश्ते पर पड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पंजाब की राजनीति में ये मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ भगवंत मान अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अकाल तख्त अपने फैसले पर कायम है। आने वाले दिनों में ये विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मामले में कोई नया कदम उठाते हैं या फिर ये टकराव पंजाब की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले सकता है। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।